देख रहे हैं केवल सच। आज हम मौजूद हैं बेगूसराय के मंझौल में। मंझौल एक ऐतिहासिक भूमि है, बेगूसराय जिले की गौरवशाली भूमि है, जिस भूमि से जयप्रकाश आंदोलन के एक बहुत बड़े सिपाही के रूप में जिस समय माननीय पूर्व मुख्यमंत्री लालू जी कहा करते थे, या नीतीश कुमार जी की दावे हैं मैं भी जयप्रकाश आंदोलन में था। लेकिन ये पूर्ण सत्य है, लालू जी के साथ अगर उस जेपी आंदोलन का मुख्य कोई थे तो सदैव रामजीवन बाबू थे, जो बेगूसराय की मंझौल की धरती से आते हैं। कई बार ये चरिया बरियारपुर विधानसभा से विधायक भी रहे हैं, मंत्री रहे हैं, बलिया लोकसभा क्षेत्र से ये सांसद भी रह चुके हैं, और आज तक इन्होंने अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं करना है। लोग अभी भी हर विधानसभा में चर्चा करते हैं, जो बलिया लोकसभा क्षेत्र से रामजीवन बाबू का कार्यकाल जो रहा उसमें विकास दिखी, चाहे वो नदी पर पुल हो, दियारे में सड़क हो। आज लोग याद करते हैं, बच्चे भी जो इनको देखे हैं, खासकर आज के बच्चे नहीं लेकिन बूढ़े सब जरूर याद करते हैं जो हमारे श्रद्धेय रामजीवन बाबू कैसे हैं। तो आज हम रामजीवन बाबू से मिलने, उनका आशीर्वाद लेने और उनके घर पर आए हैं, और सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर कुछ बेगूसराय वासियों के लिए अपना संदेश सर। बेगूसराय के लिए सर। अरे मेरी शुभकामना है बेगूसराय के लोग काफ़ी तरक्की करें, आपस में मिलत और मोहब्बत बना करके रखें, क्योंकि आपस में जितनी ज़्यादा मिलत और मोहब्बत रहेगी, विकास शांति में इनका संघर्ष में, जहाँ पर वैमनस्य है, विभेद है, वहाँ पर विकास अवरुद्ध हो जाता है। विकास की पहली शर्त है आपस में मिलत और मोहब्बत और शांति। इसीलिए बेगूसराय में हालांकि लोग अच्छे ढंग से रह रहे हैं, कभी कभी छोटी बड़ी घटना घटती है तो मामला संभव है। और मैं चाहूँगा कि बेगूसराय में हमारे जो पूर्व यहाँ के नेता रहे हैं, समझिए कि उन लोगों ने एक रामचरित्र बाबू, रामनारायण चौधरी, मिट्टन चौधरी या बंडे बाबू, इन लोगों का आदर्श रूप स्थापित करके गए, जो जात धर्म और वंश से ऊपर उठ करके, तो उस परंपरा को कायम रखना चाहिए। और बेगूसराय में सब मिल करके जहाँ है राजनीति है, मतभेद रखे लेकिन मनभेद नहीं रखना चाहिए। राजनीति में मतभेद होगा तो अलग अलग दल है, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। और जब विकास का काम हो तो उसको सब मिल करके काम करना चाहिए। तो ये रामजीवन बाबू कह रहे हैं जो मनभेद नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज की जो राजनीति है, जो हमारी पीढ़ी देख रही है, भाजपा के सांसद हैं गिरिराज बाबू बेगूसराय के। पहले तो 2 विधानसभा लोकसभा क्षेत्र हुआ करता था, बलिया और बेगूसराय। बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र लगभग उस पार, गंगा के उस पार से पूरा तक हुआ करता था, और पूरा बलिया, बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट बलिया लोकसभा में आता था, जिसके सांसद हुआ करते थे हमारे श्रद्धेय रामजीवन बाबू। आज उनका कहना है जो मनभेद नहीं होना चाहिए। लेकिन सर यहाँ तो भाजपा के अंदर भी मनभेद है। बेगूसराय में ये रजनीश कुमार MLC उनको हराया गया मनभेद के कारण, अपनों में मनभेद है। मुझे डेजिग्नेशन चाहिए, पद चाहिए, टिकट चाहिए, मंत्री बना है सर, ये अपनों में भी है। देखिए इसका कारण ये हो गया, राजनीति का मतलब था कि जागृति पैदा करना। राजनीति का काम है जागृति पैदा करना। और देखिए 600 वर्षों तक ये देश गुलाम रहा, अलग अलग ढंग से, कभी शिवाजी, कभी महाराणा प्रताप, कभी तात्या टोपी, कभी लक्ष्मण, अलग अलग लोगों ने संघर्ष किया, देश आज़ाद नहीं हुआ, चूँकि कोई एक राजनीतिक संगठन नहीं था। गांधी जी ने यही काम किया, ग्राम स्तर से लेकर दिल्ली स्तर तक देश पैमाने पर एक ढीला ढाला ही संगठन खड़ा कर दिया और बिना युद्ध का देश आज़ाद। तो
तो राजनीति में एक दूसरा की राजनीति में जैसा मेरे कहा मतभेद रहेगा, मतभेद नहीं, मिल करके जो जहाँ दलीय है वहाँ पर काम करें, दल के बीच में काम करें, लेकिन जब विकास का काम हो वहाँ पर मतभेद को छोड़ सब मिल करके काम करें, यही राजनीति को चाहिए। सर आपके समय में विपक्ष मजबूत होता था, आज विपक्ष जो है कमजोर दिख रहा है, चाहे केंद्र की सत्ता हो या बिहार की सत्ता हो या बेगूसराय की कोई सत्ता हो, इसमें विपक्ष बिल्कुल कमजोर है। आज उसका नतीजा हुआ तो नीतीश जी फिर उनको लोग बोल रहे हैं पलटू नाम, पलटी मारे फिर चले गए राजद में। अब राजद वाले बोल रहे हैं कि भाजपा वाले जो भी एनडीए के हैं साथी वो बोल रहे हैं जंगल राज आ गया, और आज 17 साल तक नीतीश जी के साथ थे तो मंगल राज था। सर मैंने पिछले मंथ, ये अगस्त चल रहा है, अगस्त के पिछले मंथ सर 12 दिन में 15 मर्डर, अलग अलग हत्याएँ बेगूसराय में, खासकर तेघड़ा विधान अनुमंडल देखा जाए उसमें बैंक डकैती, पीएनबी बैंक को लूटा गया सर। अपहरण के तो केस जो रजिस्टर्ड नहीं हुए, अलग अलग जिले में 15 हत्याएँ हुई जो रजिस्टर्ड है सर। ये बेगूसराय की स्थिति है। उस समय भी बेगूसराय के जो भाजपा के लोग थे ये आवाज़ नहीं उठा रहे थे जो ये जंगल राज है। देखिए कि अब नीति सिद्धांत पर राजनीति चल नहीं रही है, राजनीति का एकमात्र अभीष्ट हो गया सत्ता प्राप्त करना, और इसलिए सारे नीति सिद्धांत आदर्श सब कुछ छोड़कर लोग एक दूसरा कि व्यक्ति में इतना मेरे गाँव के कवि थे, वो कहा करते थे कि जब पुरुष नहीं कर सकता आगे खुल्लम खुल्ला लड़ने को, नेता प्रपंच की पूछ पकड़ करने पार करने को, तो जब एक पार्टी एक नेता ये नहीं करते तो फिर एक दूसरे का काम की तरह से करते हैं, प्रपंच करना शुरू कर देते हैं। अरे अपने देखो कहाँ तुम्हें कमजोरी है, तुम्हें क्या कमजोरी है, तुम्हारे संगठन में क्या कमजोरी है, उस संगठन को मजबूत करो। तुम्हें जो नीति सिद्धांत और कार्यक्रमों में कमजोरी है उसको सुधार करो, और जनहित के लिए इसमें सोच के चलो, आज नहीं कल जनता चुन लेगी। एक बार जगजीवन बाबू से बातचीत हो रही थी, जगजीवन बाबू ने कहा था, रामजीवन जी देश की जनता शिक्षित नहीं है, समझदार है। प्रत्येक व्यक्ति की अच्छाई, प्रत्येक नेता की अच्छाई बुराई को जनता समझती है। जनता समझते हैं कि नेता समझते ना समझ जनता क्या बुझे, सब बात को समझती है ना। ये नेताओं को भी आज कुछ कल कुछ, आज जो अच्छा है कल बुरा कैसे हो जाएगा, आज जो बुरा है कल अच्छा कैसे हो जाएगा, इतनी जल्दी तो स्थिति बदलती नहीं। ये आपस में भी जहाँ मतभेद हो, मैंने कहा कि मतभेद ऐसा मत रखो कि किसी चौराहे पर मतभेद छूट जाए तो सब चालक हो। सर न्याय व्यवस्था कमजोर पड़ रही है, गरीबों को डीप इंटीरियर रूरल एरिया में जाते हैं सर, गरीबों को न्याय नहीं मिल पाता है, क्योंकि न्याय के लिए थाने से लेकर कचहरी तक पैसे की ज़रूरत है सर। और पहले लोगों को न्याय मिलता था आप लोगों के ज़माने में, अब वो स्थिति सर नहीं है। ऐसे में सर जनता क्या कहे? देखिए, जब राजनीतिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब राजनीतिक संगठन मजबूत होते हैं तो ब्यूरोक्रेटिक संगठन मजबूत हो जाते हैं, उनके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं रहता है। यही कारण है कि आज राजनीतिक संगठन कमजोर पड़ गया, इसलिए ब्यूरोक्रेसी मजबूत हो गई है, अपने जो मन हमसे कर रही है, उसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं रह गया है। एक दूसरी बात, जब जाति और धर्म के आधार पर यानी समझिए कि सर्विसेज में भी कट होने लग जाएगा, मेरिट पर नहीं हो करके, ये सर्विसेज ये सबसे देश को बचाना चाहिए, इसको बचाना चाहिए करने के लिए। इसलिए यही है कि आज कोई संगठन बन गया, और जब प्रशासनिक संगठन कमजोर हो जाएगा तो फिर ये जो उपद्रवी तत्व हैं वो तो डर से डरे रहते हैं, है ना। तो जब डर ही कमजोर है तो जिससे डरने वाला हम समझते यही जब कमजोर हो गया तो चलो खुल करके उस तरह के तत्व नाचने लगते हैं, जिससे आम जनता का नुकसान होता है, देश के विकास में विकास बाधक बनता है। ये इसको करना चाहिए। हमारे सर सांसद खुद का ये कहते हैं मैं विकास पुरुष हूँ, मंत्री कैबिनेट मंत्री गिरिराज बाबू, लेकिन सर उनके आज तक जब तक वो नीतीश जी के साथ थे
सत्ता में, तब तक वो कभी बेरोजगारी महंगाई पर चर्चा नहीं करते थे। आज जब ये नीतीश जी महागठबंधन के साथ गए हैं और सरकार बनाए हैं, तब उनको बेरोजगारी की याद आ रही है सर। देखिए, ये जो भी पार्टी आती है या जो व्यक्ति ये हम सबको रोजगार देंगे तो सब लोग ये कर देंगे, सबकी गरीबी दूर कर देंगे, ये करने के लिए की बात नहीं करनी चाहिए, है ना। ये एक बार मुझे याद है कि डॉक्टर लोहिया ये कहते थे कि देखो कभी जब की बात ना करो, ये कर देंगे नहीं, कदाच अगर ये समझ लेते हो कि सत्ता में कभी जाना नहीं है, जो वो करें, लेकिन कभी ये सोचे सत्ता में जाना है तो अपोजिशन में रह के वही बात करो जो सत्ता में जाने पर तुम कर सकते हो, अन्यथा सत्ता अपोजिशन में रह के समझिए आकाश को, चांद को पृथ्वी ला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, जो कभी संभव नहीं है। कल सरकार को कहोगे जनता तुमसे करोगे उसका, इसीलिए वही कहना चाहिए कि जो संभव हो आर्थिक दृष्टि से, संगठनात्मक दृष्टि से, या जो मानवीय शक्ति के अधीन हो गई है, ऐसा मत कभी कहो कि, लेकिन यही है कि क्या हुआ जिसके कारण जो नेता नेतृत्व देगा आम जनता में उस नेता के ऊपर कोई एक आम भाषा बनी है, जो आदमी आपस में बात कर रहा है, दूसरा कहे ठीक से बात करो, नेता की तरह बात मत करो, है ना। दूसरा मुहावरा बन गया, अरे नेता की बात पर कोई भरोसा, नेता गोली करती है, एक दिन में हुआ नहीं। ये पिछले आज़ादी के बाद धीरे धीरे करके नेता लोग मुँह पूछ रहे हैं, कर पूछ रहे हैं, ये है ना, इसलिए कथनी और करने की एक रूपता नहीं रहती। अगर हम अपनी बोली की अपनी कीमत न करेंगे, दूसरा आदमी हमारी बोली की कीमत क्यों करेगा। हर आदमी प्रत्येक व्यक्ति को सोचना चाहिए कि तुम्हारी बोली की कीमत तभी कोई करेगा जब तुम अपनी बोली की अपने आप कीमत दोगे, अन्यथा नहीं होगा। इस बात को सोचते रहे, सभी करें, ये नहीं कहिए वो सभी जिसके चलते अन्यता की बात पर कोई भरोसा नहीं करता, सही बात भी नेता कर रहा है, लोग छोड़ा इसे नहीं करे। आप तो सर लोहिया जी के साथ भी काम किए हैं, जेपी जी के साथ काम किए हैं, लालू जी जो मंत्री हैं उनके बहुत करीब आप थे। आज तक आपने परिवार को इस राजनीति में आगे नहीं जाने दिया, आप अपने तक सीमित रहे और अपना पहचान बनाकर। लेकिन सर पहले की राजनीति जो एक ज़माना था सर आपका और अभी की राजनीति, इस पर सर कुछ बोलेंगे। कोई कहा ना कि पहले की जो राजनीति थी वो राजनीति चरित्र आधारित थी। राजनीति में है जरूर चरित्रवान होगा, राजनीति का पूरा चरित्र उसका था। बाद में राजनीति का पूरा चालाकी बन गई, हमारे साथ चालाकी कर रहे हो, है ना, ये राजनीति कर रहे हो, चालाकी कर रहे हो। आज राजनीति का पूरा बन गया चांडाली। एक चांडाल आदमी के संबंध में जो अवधारणा झूठ, प्रेम, दगा, हिंसा, और राजनीति का पूरा चांडाली बने, राजनीति बड़े झूठा हो। एक दिन में हुआ है 73 वर्षों में गिरावट होते होते, इसलिए आज राजनीतिक नेताओं पर जनता का कोई विश्वास नहीं है। ठीक है, कोई विकल्प नहीं है, कभी जात के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, या पार्टी वाले ये कर देंगे, ये माफ कर देंगे, ये दे देंगे, ये दे देंगे, ये दे। आज कोई भी देखिए 52, 57, 62 उन चुनावों को देखा, अब 52 में 3 पार्टियां मुख्य थी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट। तीनों पार्टियां अपना घोषणा पत्र लेकर के आई थी। कांग्रेस कहती थी, कांग्रेस ने आज़ादी, कांग्रेस पार्टी करे, ये कांग्रेस पार्टी की ने ये बड़ी कमाई, देश में आज़ादी लाई, कांग्रेस को वोट दो। कम्युनिस्ट पार्टी कहती है यह आज़ादी झूठी है, देश की जनता भूखी है ना, ये आज़ादी झूठी है कहती थी। और सोशलिस्ट पार्टी वाले भी ये कहते थे कि 20 बीघा के गाय अपना राजा अपने 62
62 में आके जनसंघ का उद्भव हुआ। जनसंघ ने कहा खेत में पानी हर हाथ को काम। इसके बाद 67 से कोलिशन गवर्नमेंट शुरू हुआ, साझा व्यवस्था शुरू हुई। उस समय से राजनीतिक सिद्धांत पर से हट करके पार्टियां ये चलने लगे एक सच्चे रूप पर। एक तो तालमेल की राजनीति शुरू हो गई, और तालमेल की राजनीति उसको छोड़ना पड़ता है, कुछ उसको छोड़ना पड़ता है। अब धीरे धीरे अमूल चीज छूट ही गई, अमूल चीज राजनीति से छूट गई, सिद्धांत छूट गए, कार्यक्रम छूट गए। और गेम के प्रकार बांटो, चलो ये करो, ये इतना तुमने ये करो, मुझे कुछ बात नहीं करना। ये राजनीति में नेताओं के प्रति लोगों का विश्वास नहीं है। राजनेताओं के प्रति विश्वास राजनीति में अब नहीं रह गया। ये हमारे पूर्व सांसद स्वर्गीय रामदेव का कहना है। और उन्होंने बताया जो पहले की राजनीति क्या थी और अभी की राजनीति क्या है। अभी की राजनीति में बहुत सारे नेता जो हैं सर के साथ भी रहे नेता का अभी नारा चल रहा है। अभी भी माय समीकरण, अब वो माय हो गया, तरह तरह की जो हथकंडा अपना रहे हैं ताकि सत्ता मिले। और इधर बेगूसराय के माननीय सांसद गिरिराज सिंह राम रहीम का नारा लगाते हैं। सर क्या है इस पर, ये राम रहीम वो माय, ये समीकरण पर लोग अब सत्ता देंगे? देखिए, व्यक्ति के रूप में जब प्रतिनिधि बने तो उनको अपनी भाषा पर नियंत्रण रखना चाहिए। कोई ऐसी चीज़ न कहें जिससे देश के धर्मनिरपेक्षता पर, देश के ढांचे पर, व्यवस्था पर उसका असर पड़े। ये थोड़ा सा नियंत्रण रखना चाहिए, है ना। अच्छा, ऐसे नहीं तो कब तो मीडिया इतना ज़्यादा कुछ भी बोलेंगे सब मीडिया में सीधे ये हो जाता है ना। ये प्राइवेट लाइफ का हमेशा जहाँ कहीं बोलना चाहिए भाषा पर नियंत्रण रखना चाहिए, है ना। एक दूसरी बात, देश का यही देश का शुरू से रहा है कि ये विश्व सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सभी सुखी हों, सभी निर्भय अपने देश विश्व वसुधैव कुटुम्बकम्, संपूर्ण धरा पर रहने वाले सब हमारे कुटुंब में सब सरकार। ये देश की संस्कृति, ये देश का ये संस्कार था। आज नहीं, सदियों से सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु, सभी सुखी हो, सभी निर्भय हो। इसलिए इस देश का और इसलिए भारत टिका है, भारत टिका रहा। इसलिए मेरा ये कहना है कि नेताओं को अपनी भाषा पर, न्यूज टॉक में भी अपनी भाषा पर नियंत्रण रखना चाहिए। जो भी जनप्रतिनिधि है या जो भी है नियंत्रण रखना चाहिए। विकास के नाम पर आज बेगूसराय में अगर देखें तो जंगल राज से हटकर जो मंगल राज आया NDA के गठबंधन में, इसमें अफसरशाही, तानाशाही, जो अफसर की शाही है वो बड़ी है। फिर वो तो मैंने कहा कि जब लोकतांत्रिक संगठन व्यवस्था कमजोर होती है तो उससे ब्यूरोक्रेसी मजबूत हो जाती है, जो अच्छा नहीं है, वो देश को अच्छा नहीं होता। क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में पूरी जनता के प्रति कोई सी चीज रहती है, जनता हमको वोट दे या नहीं दे, है ना, उनको अपने वेतन से मतलब है। ये करने के लिए बस एक बार मुझे याद है कि इस इलाके में अतिवृष्टि हुई थी, बहुत सारी फसलें ये हो गई थी। ये बरियारपुर के जो एक वीडियो थे उसमें बेचारे वो बड़ी शिक्षा विभाग में थे, बाद में कंप्लीट करके आए थे, यहाँ वीडियो बने थे वो, तो जो सही रिपोर्ट थी इतना % फसल भदे की फसल मारी गई, इतना लंबी फसल मारी गई, ये करके जो एक्चुअल था। तो जब रिपोर्ट वो जिला गई, वहाँ ये समझिए कि बेगूसराय, ये वहाँ से SDO आए कह रहे ये क्या किया है तुम, इसको फाड़ो। IAPI माना ये कि जिससे कि सरकार को रिलीफ नहीं देना पड़े, कुछ माफ नहीं करना पड़े, कि भर्ती को तैयार करवाने में गए। सत्ता सुख के लिए सर आज NDA गठबंधन खासकर भाजपा बेगूसराय में ये सड़क पर धरना प्रदर्शन कर रही है। हमारे साथ विश्वासघात हुआ, आघात किया नीतीश कुमार तो राजद के साथ भी आघात किए थे।
जो चुनाव उसके साथ लड़े और आकर बना दिए सरकार बीजेपी के साथ। और जब इस बार जो है बोले जो एनडीए को बहुमत मिली और ये फिर भाग के चले गए उधर, तो हम लोग रोड पर आ गए हैं, हम लोग आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। लेकिन 17 साल के अंदर से मुश्किल से 1.5 साल सरकार से बाहर रहे भाजपा, लेकिन ये 15.5 साल के अंदर कभी ये धरना प्रदर्शन बेगूसराय में हम नहीं देखे भाजपा का। लेकिन इधर से कुलराज बाबू और राज्यसभा सांसद माननीय राकेश सिन्हा जी सहित 2 विधायक कुंदन जी और सुरेंद्र मेहता, चारों को देखते हैं सर रोड पर धरना प्रदर्शन करते हैं। वही कहा ना कि क्यों ये धरना प्रदर्शन कब तक ठीक था। आज ये जब सिद्धांत छोड़ करके और सत्ता की राजनीति करेंगे, आप सुविधा की राजनीति करने में चलेंगे तो ये होगा। इस सुविधा की राजनीति के लिए सिद्धांत को मत छूना चाहिए। ठीक है, आज नहीं कल नहीं परसों राम को 14 वर्ष वनवास भोगना पड़ा था। 14 वर्ष वनवास आप मान के जाए, राम की तरह 14 वर्ष वनवास भोगे, जनता के बीच में काम करें, जनता आपको चुनेगी, ये करेगी, लेकिन लंगी मार करके या ये करके ही नहीं करेंगे। इसलिए ये करना कि कल बोले कल नीतीश ठीक थी आज खराब, कल बीजेपी ठीक आज खराब, कल माने सेकुलर थी आज धर्मनिरपेक्ष ये आज से ये हो गई कम्युनल हो गई, ये या जो भी करो ये देखो सत्ता की राजनीति करोगे जब तो ये नहीं, सिद्धांत की राजनीति करो। और सिद्धांत की राजनीति देर से ही सत्ता मिलेगी, लेकिन सिद्धांत के साथ समझौता मत करो, तहर रखो, कोई बात नहीं है ना। आप लोग सर गरीब के लिए आवाज़ उठाते थे, मजदूरों के लिए आवाज़ उठाते थे, धरना प्रदर्शन करते थे। आज सत्ता सुख के लिए अगर कोई राज्यसभा सांसद, कोई कैबिनेट मंत्री, केंद्र का विधायक, ये सब जो पर्सनल सत्ता सुख के लिए धरना प्रदर्शन करना सर कहाँ से जाए? नहीं करना चाहिए, ये सब नहीं करना चाहिए। इसलिए मैंने शुरू में जो कहा कि आज राजनेताओं पर जनता का विश्वास नहीं उठ रहा, ये मानने लगे नेता लोग समझे नटकिया हैं, ये करेंगे वो करेंगे। हमेशा नेता को अपने चरित्र और समझिए कि दूरी और व्यवहार से ये जनता के दिल को जीतना चाहिए, है ना, काम करना। इसलिए उनको बोली पर व्यवहार पर नियंत्रण रखना चाहिए नेताओं को, अन्यथा ने किस लाइफ नहीं आगे बहुत। आप अगर मान लीजिए जैसे पैसा कमाना है तो बहुत तरह के हैं, व्यापार करें, ये करें वो करें, बहुत ऐसे लोग हैं जो काफ़ी बिना राजनीति में काफ़ी संपत्ति अर्जित करें, लेकिन सार्वजनिक जीवन में जब आए तो इससे अपने को अलग रखें, है ना। संपत्ति पर ये पर वो पर सफाई सबसे बचेगा, जनता की सेवा में लगे और जनता चाहेगी आपको अपने सर पर उठा करके रखेगी, लेकिन इसके लिए अपने पर नियंत्रण रखो, है ना। छोटे छोटी चीज़ों को भी इसे मत करना चाहिए, नहीं करते हैं नेता लोग, गलत बात है। इसको मैं देखता हूँ, बड़ा दुख होता है कि राजनीति में कितनी गिरावट आ गई, है ना। चुनावी घोषणा पत्र में सर इजी वे में कोई 10 लाख रोजगार की बात करता है, कोई 20 लाख की बात करता है, सर कहाँ तक जाएगा, पूरा नहीं कर पाते। ये पीटी से सरकार जब बनती है तो बजट सत्र शुरू होता है, तो बजट जब बनता है तो उसमें देख लेता है कि हमारा आय का क्या स्रोत है, अब आय क्या होगी, व्यय क्या होगा, दोनों के बीच में कितना संतुलन रहेगा। अब जितनी आय है, आय का 73% खर्च हो जाता है एस्टेब्लिशमेंट पर, वेतन पर, भत्ता पर, डीए पर, गाड़ी घोड़ा पर, इस पर मात्र समझिए कि ये 25-26% ये विकास पर खर्चा, बल्कि उससे 23-24% विकास पर खर्चा हो पाता है ना, ये करने के लिए। इसलिए देखते हैं कि इतना का बजट बना, मुश्किल से 23-24% आपका विकास पर उतरेगा, जिसमें पूरी होगी, सड़क बनेगी, बिजली लगेगी, ये होगा वो होगा, ये इसमें बनेगा। बाकी 73-75% उधर खर्चा हो जाता है एस्टेब्लिशमेंट पर। तो इसीलिए नेताओं को आमदनी क्या है, आमदनी के सोर्सेज क्या है, उसी आधार पर कोई योजना बनावे, उसी तरह की घोषणा करें, नहीं तो जनता है आपकी जीप पकड़ लेगी। ऐसा करती थी चुपका नहीं करे दही झूठा चोरा बात और मत विश्वास कर। सर आपके मित्र श्री लालू प्रसाद यादव धीरे धीरे स्वस्थ हो रहे हैं, फिर वो दिल्ली से पटना आए हैं और उनके बेटा जो है तेजस्वी यादव छोटा
छोटे पुत्र उप मुख्यमंत्री बने हैं, नई जो महागठबंधन की सरकार बिहार में बनी है, इन्होंने भी 10 लाख रोजगार का वादा किया था घोषणा पत्र में, लेकिन वो मुख्यमंत्री बनने पर 10 लाख का रोजगार का वादा था उनका। लेकिन उप मुख्यमंत्री के तौर पर भी वो बोले जो मैं पूरा करूँगा। 15 अगस्त को गांधी मैदान से नीतीश जी ने घोषणा की 10 लाख को रोजगार, 10 लाख तो रोजगार मैं दूंगा और 10 लाख नौकरियां दूंगी और 10 लाख रोजगार दूंगा। आप सर अपने माध्यम से, आपके मित्र के पुत्र हैं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव, कुछ सलाह सर देना चाहेंगे बिहार कैसे आगे बढ़ेगा सर, आपके मेरे चैनल के माध्यम से सर? आप मैं देखता हूँ तेजस्वी पिछली बार जब मुख्यमंत्री बना था उसमें जब उसके परफॉर्मेंस को देखा तो बड़ी प्रसन्नता हुई और मुझे लगा कि लड़का भविष्य में बिहार का नेतृत्व करेगा। और आज भी मैं इसमें संभावना देखता हूँ और मैं कहता हूँ मेरा जो 50 वर्ष का राजनीति का रहा, कल आगे का नेतृत्व तेजस्वी के हाथ में आएगा और तेजस्वी अच्छा काम करेगा, अच्छा काम करेगा। ये थोड़ा सा अपने पर नियंत्रण रखना चाहिए और विकासजन कामों को अपने हाथ में लेना चाहिए, ले करके जो संभव हो, और ज़्यादा घोषणा में बच जाना चाहिए। ज़्यादा जहाँ जाते हैं लोग पब्लिक मांग करेगी, जाते स्वाभाविक है, मैं भी जाता था पब्लिक अच्छा ठीक है तो आप लोगों की मांग अच्छी है, देखता हूँ इस पर क्या कर सकूँगा, जाता हूँ बात करूँगा, फिर अपने अफसर को बिठाते थे फिर क्या है, क्योंकि सब चीज़ को देखना पड़ता है। ये कहें कि जाए ये घोषणा नहीं करें ये कर देंगे, अच्छा ठीक है आपकी मांग जायज़ है, देखते हैं हम क्या इस पर कर पाएंगे, क्योंकि उसमें रिसोर्सेज फंड का देखना पड़ता है सारी चीज़। और मान लीजिए कि मांग है हमारी इतना फंड है और उसी तरह की मांग दूसरी जगह जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा वो कारगर है, आपको बड़ी पैसा वहाँ देना पड़ेगा बड़ी सर्विस पर। इसीलिए जो शासन में रहे उनको इस सच्ची बातों को ये ख्याल रखना चाहिए। कहीं भी कोई आश्वासन असेंबली में न, अब असेंबली के अंदर अकेला बिहार है कि बिहार के असेंबली में बना हुआ है आश्वासन समिति। मैं भी था तो मैं दूसरे राज्यों में जाता था तो कहते भाई आश्वासन समिति क्या हुई, ये और सब चीज़ की कमिटियाँ भी समिति है, समझिए कि और तरह की समितियाँ हैं, ये आश्वासन समिति। आश्वासन समिति ये हुई कि असेंबली के अंदर माननीय मंत्री ने जो घोषणा की कि हम ये करें, आश्वासन दिए हैं, उस आश्वासन की पूर्ति नहीं हुई है, इसीलिए ये कमेटी बने कि कैसे उसकी पूर्ति हो, क्या करना चाहिए। तो बिहार में आश्वासन समिति बनी हुई, अन्य प्रदेशों में जहाँ कई जगह नहीं है, कभी भी आश्वासन नहीं देना चाहिए। असेंबली में मेरे कहेंगे, आप मंत्री हैं कहेंगे अच्छा ठीक है हम देखते पर क्या कर सकते हैं, यही कह के आश्वासन नहीं देना चाहिए। तो तेजस्वी जी अच्छे से नेतृत्व करेंगे या? हाँ ये मेरा पूरा भरोसा है और मेरी पूरी शुभकामना, मैं देखता हूँ उनमें संभावना है वो लड़का बिहार को अच्छे ढंग से चलाएगा, उन्हें मौका मिलेगा और अपने को ठीक से रखा तो बिहार को अच्छा से चला सकता है, मैं उसकी संभावना देखता हूँ। ये खास बातचीत थे सरदेहा रामजीवन से मेरी, जिसमें ये बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी के लिए भी संदेश दिए हैं और बेगूसराय में हो रही अभी जो राजनीति की गहमा गहमी है उस पर भी ये अपना पक्ष रखे हैं। और खासकर बेगूसराय का देखा जाए तो ये गार्जियन रह चुके हैं, सबों को चाहे कोई भी पार्टी से हो, वामपंथी हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, अभी भी बच्चे जो रामजीवन बाबू को जानते हैं अभी भी उनके प्रति लोगों का आस्था है। मैं नीलेश, मझौल, बेगूसराय।